Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello everyone. A very good morning to all of you. Welcome to my channel It's Physics Mantra. Myself मयंक तिवारी और आज हम शुरू करने जा रहे हैं ICSE क्लास 10 फिजिक्स की कंप्लीट सीरीज। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। हम यहां पर कवर करने वाले हैं इस सीरीज में चैप्टर नंबर फर्स्ट 4 से लेकर के चैप्टर नंबर 12 रेडियो एक्टिविटी तक। Before starting my lecture, I would like to inform you one thing which is very most important for all of you. Mostly students ये सोच रहे हैं कि 30% सिलेबस तो डिडक्ट हो गया है, तो मेरे को टेंशन लेने की नीड ही नहीं है। तो बच्चा, मुझे इन्फॉर्म करने में बड़ी खुशी हो रही है कि ये सब ठीक है। अगर दिमाग में ये लेकर के चल रहा हो कि 30% सिलेबस आपका रिड्यूस हो गया है, तो ये यकीन मानो कि आप 70% सिलेबस भी कवर नहीं कर पाओगे। लिखित तौर पर ले लो, फिजिक्स को सीखना है, रटना नहीं है। फील द फिजिक्स, नॉट लर्न द फिजिक्स। तो जब तक इस पे आप वर्क नहीं करोगे तब तक काम नहीं बनेगा। तो दिमाग से एक बात हटा दो कि 30% सिलेबस जो है वो आपका डिडक्ट कर दिया गया। आपको यही मानकर चलना है कि हमें 100% सिलेबस अपना कवर करना है, क्योंकि सीबीएसई कोरोना कुछ भी कहे, लाइफ जब कंपटीशन के लिए जाओगे तो वहां कोई एक्सक्यूज नहीं सुनेगा कि तुम कोरोना काल में 10th कर रहे थे या 12th कर रहे थे। क्लियर है? तो हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर फोर्स। चैप्टर नंबर फर्स्ट, हियर वी स्टार्ट विथ फोर्स। ये चैप्टर यकीन मानिए आप सबको बहुत पसंद आएगा, क्योंकि ये आपकी लाइफ से रिलेटेड है। फोर्स जहां बनाया, फोर्स लगा दिया, करते ना, फोर्स ही तो है यार हमारी लाइफ में। अगर हम देखें तो जब से हम पैदा होते हैं तब से लेकर के मरने तक फोर्स ही फोर्स है। सोचो, जब छोटे थे तब भूख लगती थी, वहां फोर्स लगाते थे। और बड़े हुए तो एजुकेशन आ गई, वहां फोर्स लगाना शुरू कर दिया। और बड़े हुए जॉब में पहुंच गए, वहां फोर्स लगाना शुरू कर दिया। और बड़े हुए यानी बुढ़े हो गए तो घर वालों के चक्कर में फोर्स लगाना शुरू कर दिया। तो अल्टीमेटली हमारी कंप्लीट हो लाइफ फोर्स के चलते ही निपट जाती है। इसीलिए मैं कहता हूं हमारी लाइफ में फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो फोर्स जब छोटे से क्लासेस में थे, 6, 7, 8 में थे, तो आपने पढ़ा था फोर्स इज अ पुश और पुल। क्या पढ़ा था? फोर्स इज अ पुश और पुल। पुश और पुल, ठीक है। अब यहां पर क्या था कि फोर्सेस के कॉजेस भी हमने पढ़े थे कि फोर्स कैन चेंज द पोजीशन ऑफ अ बॉडी, फोर्स कैन चेंज द direction of a body, it can change the shape and size of a body, it can change the velocity of a body। तो ये सारे causes आप पढ़ चुके थे। एक छोटा सा फ्लो चार्ट देखते हैं कि अगर हम फोर्स लगाएंगे तो किस पर लगाएंगे। तो ऑब्वियस सी बात है सर, हम किसी बॉडी पर लगाएंगे। किस पर लगाएंगे बेटे? किसी बॉडी पर लगाएंगे। और बॉडी को हमने दो टाइप में डिवाइड किया। एक बोला मैंने रिजिड बॉडी। क्या बोला बेटे? रिजिड बॉडी। और एक बोला हमने नॉन रिजिड बॉडी। ठीक है, दुर्योधन वाली रिजिड बॉडी और नॉन रिजिड बॉडी। अब इसमें और इसमें जब हमने फोर्स एक्सर्ट किया, यानी रिजिड बॉडी और नॉन रिजिड बॉडी पर जब हमने फोर्स लगाया, तो पहले ये समझ लो रिजिड बॉडी और नॉन रिजिड बॉडी। अबे रिजिड बॉडी और नॉन रिजिड बॉडी क्या है? रिजिड बॉडी वो बॉडी होती है जिस पर हम फोर्स एक्सर्ट करें तो वो मोशन में तो आए, लेकिन शेप और साइज चेंज ना हो। जैसे फॉर सपोज ये हमने एक बॉल ले ली और ये हमने माना कि ये कोई रिजिड बॉडी है। कैसी बॉडी है? रिजिड बॉडी है। इस साइड से हमने फोर्स लगाया तो ये मोशन करके यहां पर आ गई, लेकिन इसके शेप और साइज में कोई भी चेंजमेंट नहीं हुआ। तो ये कहलाई हमारी रिजिड बॉडी। जबकि एक बॉल हमने और ली, चलो ये मान लिया मैंने क्योंकि सास भी कभी बहू थी, कि ये बॉल जो थी वो लेदर की थी और ये जो बॉल है वो प्लास्टिक की बॉल है। और हमने कस के फोर्स एक्सर्ट किया तो ऑब्वियस सी बात ये मोशन में आई और इसका शेप और साइज थोड़ा बहुत चेंज हो गया। तो इस तरीके की बॉडी को हमने बोल दिया नॉन रिजिड बॉडी। क्या बोल दिया बेटे? नॉन रिजिड बॉडी। तो रिजिड बॉडी ये हो गई, नॉन रिजिड बॉडी ये हो गई। ऑब्वियस सी बात है, जब हमने इतना काम देख लिया, क्या देख लिया कि किसी बॉडी पर हमने फोर्स एक्सर्ट किया,
अच्छा, किसी बॉडी पे हमने फोर्स एक्सर्ट किया, तो फोर्स एक्सर्ट करने के बाद क्या हुआ, वहां पे मोशन आया। क्या आया, मोशन आया। अरे वाह सर, मोशन आ गया सर, कॉन्ग्रेचुलेशन। मोशन को अगर हम देखें तो जनरली बहुत सारे मोशंस होते हैं, लेकिन हम स्पेशली इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। जैसे कि पहला आ जाता है, पहली कैटेगरी में आता है लीनियर रेक्टिलिनियर मोशन या ट्रांसलेटरी मोशन आ जाता है। दूसरा आपका आ जाता है सर्कुलर मोशन या रोटेटरी मोशन आ जाता है। तीसरी कैटेगरी में आ जाता है वाइब्रेटरी मोशन या ऑसिलेटरी मोशन आ जाता है। लेकिन हाल फिलहाल इस चैप्टर में जो आपको कवर करने हैं वो 2 तरीके के मोशन हैं। पहला है लीनियर और ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन। और दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन। तो हमें इस पूरे कार्यक्रम में इन 2 मोशन के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज बटोरनी है। देखो, इस चैप्टर से आपकी फर्स्ट यूनिट अगर मैं बात करूं फोर्स की, वर्क, पावर एंड एनर्जी की, देन मशीन की, तो इस चैप्टर से क्वेश्चंस आ जाते हैं और यहां पर कोई भरोसा नहीं है कि कहां से आएंगे। लेकिन अब मैं ये जरूर कह सकता हूं कि यूनिफॉर्म स्केल की जब हम न्यूमेरिकल करेंगे, जिसकी शुरुआत मूवमेंट ऑफ फोर्स यानी टर्निंग इफेक्ट या फिर टॉर्क से हो जाएगी, जिसको हम थोड़ी देर में कवर करने वाले हैं। तो इस चैप्टर में कहने के लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मानने के लिए सब कुछ इंपॉर्टेंट है, तो छोड़ो कुछ भी नहीं। इस फ्लो चार्ट को बनाओ, आगे आते हैं। देखो बेटा, सबसे पहला पॉइंट हमारा आया लीनियर मोशन। लीनियर मोशन और ट्रांसलेशनल मोशन। ठीक है, तो पहले इसके बारे में समझते हैं, फिर डेफिनेशन लिखेंगे। लीनियर मोशन, लीनियर वर्ड कहीं मिल जाए तो समझ जाओ स्ट्रेट बात हो रही है। कैसी बात हो रही है, स्ट्रेट बात हो रही है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये किस तरीके का मोशन है कि इफ वी एक्सर्ट अ फोर्स टूवर्ड्स अ बॉडी, if we exert a force towards a body, so body start moving in a straight path। ऐसे कुछ देखो, मान लिया फॉर सपोज, ऐसे फॉर सपोज ये कोई एक बॉडी थी, ठीक, ये कोई एक बॉडी थी, यहां से बहुत कुछ क्लियर होगा। ये कोई एक बॉडी थी, अब हमने इस पे फोर्स लगाया तो ये देखो ऐसे स्ट्रेट पाथ में ऐसे 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 घूमकर स्ट्रेट पाथ पर जा रही है। ठीक है, तो स्ट्रेट पाथ पे मोशन अगर है तो वो कैसी है, कैसा मोशन है, लीनियर मोशन है। कैसा मोशन है, लीनियर मोशन। और इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स है, ऐसा नहीं कि हम इधर की तरफ लगा रहे हैं और बॉडी उधर जा रही, ना 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 मेरे मुन्ना ना। अगर हम ऐसे लगा रहे तो बॉडी भी उधर जा रही, हम ऐसे लगा रहे हैं तो बॉडी इधर आ रही। क्लियर हुआ? फिर से एक बार देखते हैं डायग्राम बना के। जैसे मान लो कोई ये फॉर सपोज एक बॉल थी, अबे थी क्या है, ये कोई स्ट्रेट पाथ हो गया। ठीक है, अब हमने यहां से फोर्स लगाया, कोई एफ नाम का हमने फोर्स लगाया। जब फोर्स लगाया तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स ये थी। भाई ऑब्वियस सी बात है, ऐसे हम बॉल पे ऐसे हम फोर्स लगा रहे हैं तो बॉल कैसे जाएगी, ऐसे स्ट्रेट पाथ पे आगे जाएगी। कैसे जाएगी, स्ट्रेट पाथ में जाएगी, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो इस तरह के मोशन को हम क्या कहते हैं बेटे, लीनियर फोर्स कहते हैं। तो लगा लो की हाँ, when a force F is applied on a stationary rigid body, so it starts moving in a straight path. Straight
path in the direction of force, in the direction of force known as linear motion. बात समझ आई? क्या बोला? When a force F is applied on a stationary मतलब रुकी हुई, rigid मतलब ठोस, जब हमने लगाया तो स्ट्रेट पाथ में जब ट्रेवल किया इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, उसको हम क्या कहेंगे? लीनियर मोशन कहेंगे. अगला देखो, अगला रोटेशनल मोशन. रोटेशनल मोशन, यहां क्या बात आई? देखो यहां देखो, वर्ड पकड़ो, वर्ड पकड़ो. रोटेट हो रहा है. क्या हो रहा है? रोटेट हो रहा है. जैसे कि मान लो शाबाश कि ये कोई एक व्हील है. क्या है? व्हील. गाड़ी चलाते हो ना, बाइक हम चलाते हैं, बाइक गुड गुड गुड, तो आगे वाला पहिया नहीं होता है, ऐसे ऐसे वाला पहिया. तो ये कुछ मान लिया कि ये कोई एक पहिया है, तो ये हो गया एक पाइवोटेड पॉइंट. ये क्या हो गया? एक पाइवोटेड पॉइंट हो गया. तो अगर मान लो हम कोई भी फोर्स कर F नाम का फोर्स अप्लाई करेंगे, अगर हम यहां से गोल गोल पहिए पे फोर्स ऊपर की तरफ लगाएंगे तो क्या होगा? ये पहिया कुछ ऐसे घूमने लगेगा. एक टर्निंग इफेक्ट आएगा ड्यू टू फोर्स. व्हेन वी अप्लाइड अ फोर्स ऑन दिस बॉडी, सो इट स्टार्ट्स मूविंग इन अ रोटेटरी फॉर्म, है ना, बाय विच वी कैन से दैट दिस मोशन इज नोन एज रोटेशनल मोशन. अब यहां पर क्या पहला पॉइंट देखना है कि पाइवोटेड पॉइंट है. पाइवोटेड मतलब एक जगह फिक्स्ड पॉइंट है जहां से हम एक्सेस को देख पा रहे हैं. ठीक है, एक तरफ से फोर्स लगाया और उसने कैसे मोशन करना शुरू कर दिया? इन अ रोटेशन वे. तो यहां आपकी डेफिनेशन लिखो कि इफ अ बॉडी pivoted at a point and when we applied a force on any point of a body, it rotates about an axis of a body. Such type of motion are known as रोटेशनल मोशन. बात समझ आई? क्या बोला? इफ अ बॉडी पाइवोटेड एट अ पॉइंट एंड व्हेन वी अप्लाइड अ फोर्स ऑन एनी पॉइंट ऑफ अ बॉडी, इट रोटेट्स अबाउट एन एक्सिस ऑफ अ बॉडी ड्यू टू फोर्स विच क्रिएट टर्निंग इफेक्ट, एंड ड्यू टू टर्निंग इफेक्ट देयर इज अ मोशन विच इज कॉल्ड एज रोटेशनल मोशन. बात समझ में आई? रोटेशनल मोशन क्या है, लीनियर मोशन क्या है? वेरी गुड, नोट करो. इसके बाद हमारे पास क्या आया? इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आया. यहां से लिटरली अब आपका चैप्टर शुरू होता है. जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो यहां से शुरू होता है और उसको बहुत सीरियसली समझना है. कॉमेडी बाद में. हाँ, देखिए बेटा, यहां पर पॉइंट आता है जिसे हम कहते हैं मूवमेंट ऑफ फोर्स. क्या बोलते हैं? मूवमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क. ठीक, अब यह समझना बहुत जरूरी है कि मूवमेंट ऑफ फोर्स क्या है और या फिर टॉर्क क्या है. मूवमेंट ऑफ फोर्स को एक वर्ड हम और भी कहते हैं, टर्निंग इफेक्ट कहते हैं. क्या कहते हैं बेटे? टर्निंग इफेक्ट. जैसे मान लो मैंने एक बॉडी ले ली, कोई भी एक बॉडी ले ली, मैंने अपनी एक स्लीपर ले ली. है सर, और कुछ नहीं मिला था? हाँ, नहीं मिला था. मैंने अपनी स्लीपर ले ली, चप्पल. ठीक है, कुछ ऐसी होती है ना शेप में.
टिक टिक चिक चिक चिक, हाँ ऐसे होती है। तो मैंने एक स्लीपर ले ली, ये स्लीपर है मेरी, और यहाँ पर नहीं वो बेल्ट की लगी होती है आगे वाली, ठुक्कू टाइप की आगे से लगी होती है। तो मैंने मान लिया ये पॉइंट, और मैंने यहाँ पर एक कील गाड़ दी, ऐसे एक आयरन नेल ली और ऐसे गाड़ दी यहाँ पर स्ट्रेट, ठीक। और मैंने यहां पर एक फोर्स अप्लाई किया, इस पॉइंट पे एक फोर्स अप्लाई किया। सोचो तो ऐसे एक फोर्स को हमने अप्लाइड किया। तो जब हम फोर्स को अप्लाइड करेंगे तो मेरी स्लीपर कैसे बिहेव करेगी? ये तो फिक्स्ड है, ये क्या है हमारा फिक्स्ड पॉइंट है, पिवोटेड है। तो यहां जब हमने फोर्स अप्लाइड किया तो ये ऐसे नहीं घूमेगी, देखो यूं। तो ये क्या इफेक्ट आया? टर्निंग इफेक्ट आया। क्या आया बेटा? टर्निंग इफेक्ट आया। तो इस तरीके के इफेक्ट को हम बोलते हैं टर्निंग इफेक्ट, या फिर मूवमेंट ऑफ फोर्स। ड्यू टू फोर्स बॉडी में क्या मूवमेंट हुआ? मूवमेंट ऑफ फोर्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहां पर क्या क्या चीजें देखनी है। देखो एक ये लाइन बनकर आ रही, एक लाइन बनकर आ रही है जिससे हम कहते हैं लाइन ऑफ एक्शन। लाइन ऑफ एक्शन, आय हाय, इसी पे एक्शन होगा। ये हो गया तुम्हारा फोर्स, जहां पर हम फोर्स को अप्लाइड कर रहे हैं। ये देखो 90 डिग्री पे बन रहा है। तो ये जो डिस्टेंस थी जिसको मैंने एस मान लिया, क्या मान लिया? एस मान लिया। इस पॉइंट को ओ ले लिया, इस पॉइंट को पी ले लिया। यानी जो ओपी थी जिसको हमने एस लेट किया है, वो कैसी डिस्टेंस हो गई बेटा? वो हो गई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। क्या हो गई? परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई। तो टर्निंग इफेक्ट यहां से क्या निकल कर आया कि इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स and perpendicular distance from a point of line of action। perpendicular distance, तो यहां बोलेंगे मूवमेंट ऑफ फोर्स या और टर्निंग इफेक्ट या टॉर्क। ये टॉर्क को हम कहीं कहीं आप देखोगे तो इस टाउ से रिप्रेजेंट किया जाता है, दैट इज कॉल्ड टाउ। तो यहां पर क्या आ गया फॉर्मूला हमारा बन के बेटा? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब यहां पर एक पॉइंट बहुत अच्छे से यही लॉजिक को, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लो। देखो अभी जब तुम न्यूमेरिकल करने आओगे, तो यहां पर इस लॉजिक की, इस कॉन्सेप्ट की बहुत नीड पड़ेगी। अब अगर मैं बात करूं, सोचने की बात है कि ये जो लाइन थी, ये जो फोर्स था, अगर हम इस पॉइंट पे फोर्स लगाते हैं, देखो इस पॉइंट पे, इस पे ना फोर्स लगाकर इस पॉइंट पे फोर्स लगाते हैं, तो हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी लेंगे? इधर वाली लेंगे कि इधर वाली लेंगे? तो हमेशा ध्यान रखना है कि लाइन ऑफ एक्शन में जहां ज्वाइनिंग पॉइंट हुआ है, हमें उस साइड की, जहां पर पाइवोटेड हुआ है, हमें उस साइड की डिस्टेंस कौन सी? परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी है। अब अगर गौर से देखना चाहो तो इन सब चीजों की बहुत सारी एप्लीकेशन हमारे घर पे ही है। कैसे? हर घर पे डोर तो होता ही है सर, हर घर में अफजल होता है। बहुत मारेंगे बेटा, अफजल गुरु ऐसे निकल लेते हैं, अफजल होता है, हर घर से अफजल निकलेगा, निकालो तो वही फेरेंगे। देखो ये मान लिया कोई डोर है हमारा, क्या है? डोर है, ठीक है। अब इस डोर की अगर हम बात करें तो आप गौर से देखते हो साइड में हिंज पॉइंट लगे होता है, ऐसे ना, और यहां पर क्या लगा होता है हमारा? एक टुक हैंडल लगा होता है। क्या लगा होता है? हैंडल लगा होता है। तो हम क्या करते हैं? सिंपली वे में ऐसे पकड़ते हैं, हैंडल को यूं खोल लेते हैं, ऐसे पकड़ के हैंडल यूं खोला तो ये डोर हमारा ऐसे हो जाता है। गौर से समझना, दिमाग को बिल्कुल खोल के। तो यहां से अगर गौर करो तो इस पॉइंट से यहां तक का तुम्हारा हैंडल हो गया, और हमने क्या किया? एक फोर्स अप्लाइड किया। ऐसे तो खेल से देखो, तो यहां से हमने लगाया, इस पॉइंट पे वो लगाया हमने फोर्स, और यहां से यहां तक की क्या हो गई? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर
डिस्टेंस। तो यहां पर क्या हुआ, टर्निंग इफेक्ट आया टर्निंग इफेक्ट आया, डोर पे टर्निंग इफेक्ट आया। अच्छा जरा सोचो, सिर्फ सोचने की बात है, सिंपल सी है ये कि अगर हम लोग इस हैंडल को यहां लगा देते, कॉर्नर पे ना लगाकर बीच में लगा देते, तब क्या डोर खोल पाना इतना इजी होता? या और छोड़ो, और बुद्धिमान लोग यहां लगा देते अगर हैंडल, तो क्या होता? सर तो दरवाजा ही ना खुलता। लेकिन क्यों नहीं खुलता ये तो सबको मालूम है। अभी छोटे से एक बच्चे को भी ले आओ, उसको भी खड़ा कर दो तो कह देगा दरवाजा नहीं खुलता। लेकिन क्यों नहीं खुलता? खुलता इसलिए नहीं क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस बहुत कम हो जाती, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर कम हो जाती तो हमारा मूवमेंट ऑफ फोर्स भी कम हो जाता। तो यहां से एक पॉइंट और निकल कर आया कि मूवमेंट ऑफ फोर्स डिपेंड अपॉन टू फैक्टर्स, डिपेंड अपॉन टू फैक्टर्स, डिपेंड अपॉन टू फैक्टर्स। बहुत गौर से समझिएगा जरा। पहला तो क्लियर हो गया, पहला तो क्लियर हो गया। एक और एग्जांपल लेके क्लियर करता है। जैसे मान लो ये कोई बड़ा सा स्टोन है, पत्थर है, कहीं कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और वहां पर एक पत्थर रखा हुआ था। तो एक रॉड लंबी सी ली, यही तो करते हैं वर्कर्स, देखो ऐसे नीचे लगाते हैं, ऐसे ऐसे एक रॉड लगाते हैं और यहां पर कुछ ईटा टाइप का रख लेते हैं। तो जब इसको यहां से ऐसे दबाते हैं तो ये उठ जाता है पत्थर, देखो ना, ऐसे बढ़ के ऐसे दबाते हैं तो ये पत्थर उठ जाता है। तो फोर्स कहां से लगाई गई? यहां से। परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से यहां तक, तो ये हो गया फोर्स, और ये हो गया आपका ऊपर जा रहा है। रुको थोड़ा सा और नीचे करते हैं, क्लियर नहीं होगा वरना। यहां देखो, जैसे मान लो ये कोई एक स्टोन ले लिया था हमने और यहां से हमने रॉड ली। एक लेबर भाई अपना फिजिक्स पढ़ गया था, उसने रॉड ले ली भाई। अब इस पत्थर को अगर हिलाना है तो हम यहां से फोर्स ऐसे लगाएंगे, देखो इसको ऐसे दबाएंगे तो ये पत्थर अपने आप उड़ जाएगा। ऐसे लगाया फोर्स, ये पत्थर उड़ गया। तो यहां गौर करो, फोर्स हमने यहां एक्सर्ट किया, यहां हमने क्या लगाया? फोर्स लगाया। और यहां इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक क्या हो गई? परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई। अब अगर सोचो, बहुत अच्छे से सोचो, सोच डालो, सबके सब दिमाग लगा डालो। यहां पर एक बार खली ने ताकत लगाई, किसने लगाई? खली ने ताकत लगाई। और एक बार कुछ चिरमिखे, इसे कुछ सूखे साखे ऐसे वाले लड़के ने ताकत लगाई। तो बताओ कौन पहले काम कर ले जाएगा? है सर जी, भी कुछ पूछने की बात है, खली काम कर ले जाएगा। तो पहला काम क्या आया? फोर्स आया। पहला फैक्टर क्या आया? फोर्स आया, कि फोर्स जिसके पास ज्यादा, मूवमेंट ऑफ फोर्स उसका ज्यादा। दूसरी बात, अगर हम इसकी लेंथ कम कर दें, परपेंडिकुलर लेंथ कम कर दें, मान लो ये रॉड छुटकू सा ले लें, ऐसे इतना बड़ा ऐसे पत्थर में लगाए, ऐसे लगाए और लगाए रहे ताकत, हिलेगा नहीं? हिलेगा। तो दूसरा फैक्टर क्या आया? परपेंडिकुलर डिस्टेंस आया। नोट करो जल्दी से, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट काम बाकी है भी। दोनों फैक्टर क्लियर हुए? चलो बहुत बढ़िया। अभी एक एग्जांपल और देंगे, थोड़ा सा रुक जाओ, सब्र करो। कानपुर की लैंग्वेज सब्र चाटो। पता नहीं क्या क्या बोल देते हम लोग, लाइलीस, दाइदीस, मार दीस, खींच दीस, कंटा संटा भाई मिलाक दे। हाँ, तो देखो यहां से हमने एक फॉर्मूला बना लिया था, टाउ इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, टाउ इनटू टुम, ये बनकर आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहे हैं। तो फैक्टर्स क्लियर हो गए। पहला फैक्टर क्या था? मूवमेंट फोर्स, दूसरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। शाबाश। तो हमारे पास फॉर्मूला आया था टॉर्क का, टाउ इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अगर हम यहां से देखें तो द एसआई यूनिट ऑफ टॉर्क क्या हो जाएगी बेटे? फोर्स की होती है न्यूटन, डिस्टेंस की मीटर, न्यूटन मीटर। थोड़ा सा दिमाग की बत्ती खोलते हैं, अभी आगे चलोगे तो एक
वर्क चैप्टर पढ़ रहा है। तो याद करो क्लास 8 में पढ़ा था W इक्वल टू FS, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहां से देखो तो यहां भी आपको मिल रहा है SI यूनिट न्यूटन मीटर, लेकिन इसको हम लोग न्यूटन मीटर को जूल बोल देते थे, जूली का भाई जूल, लेकिन इसको हम जूल नहीं बोल रहे हैं। अच्छा क्यों? यहां पर क्वांटिटी स्केलर रह गई, यहां पर क्वांटिटी वेक्टर हो गई, ऐसा क्यों? क्लास 10th वालों तुम्हारी बत्ती खुल रही होगी। और ऐसा क्यों जानने के लिए ज्यादा सब्र नहीं करना है, 5-6 दिनों में मेरा एक एपिसोड लॉन्च होगा वेक्टर पे। क्लास 11 की सीरीज में पढ़ा रहा हूं वेक्टर में, वहां पर हम डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में जब बात करेंगे। कहने को यह होता है कि वेक्टर क्वांटिटी का मल्टीप्लाई अगर हम वेक्टर क्वांटिटी में करेंगे तो वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी, ऐसा जरूरी नहीं बालक, ऐसा जरूरी नहीं है। हम वहां पर मल्टीप्लिकेशन दो तरीके से करते हैं, एक वेक्टर का वेक्टर में करते हैं तो वेक्टर आता है, एक वेक्टर का वेक्टर में करते हैं तो स्केलर आता है। ये सब बातें तुम्हारे ऊपर से जा रही होंगी, तो काम करना 11th का जब मैं एपिसोड करूँ ना अपडेट, तो उसको देख लेना, वहां से क्लियर हो जाएगा। तो हमें ये समझ में आ गया, क्या आ गया कि इसकी SI यूनिट क्या है बेटे, न्यूटन मीटर है। अगर इसकी SI यूनिट न्यूटन मीटर है तो डायन सेंटीमीटर क्या है? याद करो, डायन, डर लग गया सर, डायन का नाम ले लिया आपने। डायन सेंटीमीटर क्या है? डायन सेंटीमीटर इज द CGS यूनिट ऑफ मूवमेंट ऑफ फोर्स। अब यहां से 2 नंबर के लिए क्वेश्चन लिखो जो पूछा जा चुका है। क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन SI and CGS unit of movement of force। तो देखिए रिलेशन बनाते हैं। न्यूटन मीटर को अगर हमें डाइन सेंटीमीटर में चेंज करना है तो हम कैसे करेंगे? तो याद करो 1 न्यूटन इज इक्वल टू क्या होता था, याद नहीं है तो याद कर लो, 10 to the power 5 डायन होता है। क्या होता है? 10 to the power 5 डायन होता है। 1 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर? 10 to the power 2 सेंटीमीटर, यानी 100 सेंटीमीटर। तो यहां अगर गौर से देखो तो हमारे सामने रिलेशन आ गया कि 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 10 to the power 7 डायन सेंटीमीटर। ये डायन बहुत नालायक है, 2 नंबर में टपक पड़ती है, तो भूलना मत, इसको लिखना। 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 10 to the power 7 डायन सेंटीमीटर। ये रिलेशन आपका CGS और SI यूनिट ऑफ मूवमेंट ऑफ फोर्स के लिए आ गया। अगली बात आपके साथ करना ये है, आपने अपने घर में जितने भी आपके पास इक्विपमेंट दिख जाए, जो भी आपको दिख जाए, उसमें यह ढूंढना है कि कहां कहां पर मूवमेंट ऑफ फोर्स लग रहा है। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, एक तो डोर मिल गया, दरवाजा मिल गया, AC का स्पीड देखा कभी? होता है, शाबाश, सही पकड़े हो। रेफ्रिजरेटर का डोर तो डोर हो गया। तो यहां पर जैसे कि हम चलाते ना वो स्टीयरिंग, गाड़ी में स्टीयरिंग, वहां पर भी कहीं ना कहीं टर्निंग इफेक्ट लग रहा है। तो आपने सिर्फ करना इतना है कि जितने भी आप इसके एग्जाम्पल देख सको उतने सारे देख डालो। तुम्हारे लिए अब इंपॉर्टेंट बात समझो, अगर क्वेश्चन पूछेगा टॉर्क से, मूवमेंट ऑफ फोर्स से या टर्निंग इफेक्ट से, तो मोस्टली क्वेश्चंस के एप्लीकेशन ये पूछे जाते हैं। एप्लीकेशंस मतलब एग्जांपल्स के। अब यहां पर करना क्या है, आपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एप्लीकेशन कोई भी पूछी जाए आप उसका आंसर दे सकते हैं। तो यही मैंने कहा, जितने भी आसपास आपको दिख जाए एग्जांपल, सबको लगा डलना। चलो अब आते हैं कि मूवमेंट कैसे कैसे होते हैं। चलो देखो बच्चा, हम मूवमेंट अब पढ़ेंगे दो तरीके के मूवमेंट पढ़ेंगे। एक होगा क्लॉकवाइज मूवमेंट
और एक होगा एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। ठीक है, क्लॉकवाइज के बारे में भी आप जानते हो घड़ी, एंटी क्लॉकवाइज के बारे में भी जानते हो डुम डुम डुम। क्लॉकवाइज मूवमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के बारे में हमें जानना है। जैसे मान लो एक बॉडी ले ली मैंने, चुक 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 चुक, रेलगाड़ी छुक 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 छुक। ये देखो मैंने यहां पॉइंटेड कर दिया, पॉइंटेड है, बंदा आराम से घूम सकता है, डुक 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 डुक, जितना घुमाना चाहो डुक 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 घूम जाएगा। तो हमने क्या किया, एक बार डायरेक्शन ऑफ फोर्स को देखा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स को देखा। डायरेक्शन ऑफ फोर्स का मतलब ये हुआ, डायरेक्शन तो जानते ही हो ना, टिक टिक डुम 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 डुम, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक, एक बार हमने फोर्स लगाया इस तरफ से, ऐसे ऐसे नॉर्थ डायरेक्शन में। कैसे? नॉर्थ डायरेक्शन में। तो ऑब्वियस सी बात है, जब हम ऊपर तरफ फोर्स लगाएंगे तो ये यूं घूमेगा, देखो यूं ऐसे घूमेगा, यानी कि इसमें मूवमेंट कैसा हो रहा है? क्लॉकवाइज हो रहा है। कैसा हो रहा है? क्लॉकवाइज हो रहा है। और अगर यही डायरेक्शन अब हम ऐसी लगा दें, ऐसी, तो भी ऐसे, कैसे? ऐसे, यानी इस समय भी डायरेक्शन चेंज करने पर, मतलब पहले नॉर्थ में था अब साउथ में है। देखो पहले हम नॉर्थ डायरेक्शन में लगा रहे थे, अब हम साउथ डायरेक्शन में लगा रहे हैं, फिर भी कैसा आ रहा है? क्लॉकवाइज मूवमेंट आ रहा है। तो पहला पॉइंट तो क्लियर हुआ कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो हमें पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन भी देखना पड़ेगा, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन भी देखना पड़ेगा। मतलब कि क्या हमारे डायरेक्शन चेंज करने पे, या पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मतलब कहने का यह हुआ कि हम फोर्स यहां लगा रहे थे, अगर हम फोर्स यहां लगाएं, सेम डायरेक्शन पे लगाएं, मान लो, थोड़ा सा समझना, फोर्स यहां लगा रहे थे, अब हमने यही फोर्स यहां लगा दिया, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन चेंज कर दिया, तो जो मूवमेंट ऐसा हो रहा था अब वो मूवमेंट ऐसा हो गया, जो मूवमेंट ऐसा हो रहा था वो मूवमेंट ऐसा हो गया, यानी जो क्लॉकवाइज हो रहा था वो एंटी क्लॉकवाइज हो गया। डायरेक्शन चेंज नहीं की, देखो डायरेक्शन हमने सेम रखी, दोनों तरफ से नॉर्थ साइड में ये भी लग रहा था, नॉर्थ साइड में ये भी लग रहा था, बस हमने क्या चेंज कर दिया? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। मतलब जिस पॉइंट पर हम फोर्स लगा रहे थे उसकी जगह हमने दूसरे पॉइंट पर फोर्स लगाया, तो पाया क्या कि मूवमेंट ही चेंज हो गया, कि एक बार क्लॉकवाइज हो गया और एक बार एंटी क्लॉकवाइज हो गया। तो इसी पर हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं, इतना नोट कर लो पहले आप। बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, मतलब कि हम यहां पर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन की जगह एक ही लेते हैं। मान लो जैसे कि ये हमने कोई सर्कल ले लिया और हमने डिसाइड किया कि हम इस पॉइंट पे पॉइंट ले लो, इस पॉइंट पर हम फोर्स लगाएंगे। क्या लगाएंगे? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन वही रखेंगे और यहां डायरेक्शन चेंज करके देखते हैं। तो एक बार हमने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, देखो ऐसे, बात समझ में आई? डायरेक्शन की बात अभी बताया था हमने आपको, देख लो एक बार फिर से, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो हमने क्या किया, अपने फोर्स को साउथ डायरेक्शन में लगाया, नीचे की तरफ ऐसे। तो ऑब्वियस सी बात है ये व्हील ऐसे रोटेट करेगा, देखो ये ऊपर आने की कोशिश करेगा, यानी कि मूवमेंट कैसा होगा? इस तरीके का होगा। किस तरीके का? क्लॉकवाइज। देखना जरा, जब हमने फोर्स इस तरफ लगाया यानी टूवर्ड्स द साउथ लगाया तो हमें कैसा मिला? क्लॉकवाइज मूवमेंट, क्लॉकवाइज मूवमेंट देखने को मिला। ठीक है, अच्छी बात है। अब हमने क्या किया, इसको चेंज किया, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन सेम रखा और हमने फोर्स अब किधर लगा दिया? नॉर्थ डायरेक्शन लगा दिया। जो साउथ में था उसको हमने लगा दिया किधर? नॉर्थ में। तो देखो क्या हुआ, अब हमने ऊपर तरफ लगाया तो ये पहिया ऐसा घूमने लगा, यानी इस डायरेक्शन में। तो क्या देखने को मिला कि हमने जैसे ही डायरेक्शन ऑफ फोर्स को चेंज किया सेम पॉइंट के लिए, तो हमारा मूवमेंट भी चेंज हो गया।
यानी कि जब हमने डायरेक्शन अपोजिट की, पहले हम टूवर्ड्स द साउथ लगा रहे थे, फिर हमने टूवर्ड्स द नॉर्थ लगाया, तो देखा यहां पर एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हुआ। बात समझ में आई? हाँ भाई सर। अच्छा, ये तो हो गई डायरेक्शन की बात। अगर हम पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, जहां हम फोर्स लगा रहे हैं, उस पॉइंट को ही चेंज कर दें, तब क्या होगा? वैसे एक बार हम लोग डिस्कस से पहले कर चुके हैं, लेकिन फटाफट देख लेते हैं एक बार। बाई चेंज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, फोर्स की जगह हटाओ, ढिंग डुम 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 डुम, यानी कि बाय चेंजिंग द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, बाय चेंजिंग द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, डुम डुम। मेरा जूता है जापानी, तुम जल्दी से खाओगी रानी। क्या बोल रहा है यार? देखो जैसे ही हो गया, ठीक, ये पॉइंटेड पॉइंट हो गया। अब एक बार हम फोर्स इधर से लगा रहे हैं और एक बार हम फोर्स इधर से लगा रहे हैं। मैंने क्या किया? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन तो चेंज किया है, डायरेक्शन सेम रखी भाई। मैंने डायरेक्शन सेम रखी है, मैंने वहां कुछ नहीं किया है सर। मैंने सिर्फ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन चेंज किया है सर। एक बार हम इधर लगा रहे थे, एक बार हमने इधर लगा दी। तो देखो, जब तुमने इस तरफ लगाई, देखो पहला पॉइंट, इसको लेते हैं फर्स्ट फोर्स, इसको लेते हैं सेकंड फोर्स। तो जब तुमने फर्स्ट फोर्स एक्सर्ट किया, तो ऑब्वियस सी बात है टर्निंग इफेक्ट ऐसा मिला। कैसा मिला? एंटी क्लॉकवाइज। कैसा मिला? एंटी क्लॉकवाइज। और जब तुमने इस साइड से फोर्स लगाई, तो कैसा मिला? क्लॉकवाइज मिला। कैसा मिला? क्लॉकवाइज मिला। बात समझ में आई? तो यहां क्लियर करने का मतलब सिर्फ इतना था कि जो हमारा मूवमेंट ऑफ फोर्स है वो डिपेंड किस किस पर कर रहा है। अगर हम मूवमेंट की बात कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज की बात कर रहे हैं, क्लॉकवाइज की बात कर रहे हैं, तो दो पॉइंट आए। पहला आया बाय चेंजिंग द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, पॉइंट ऑफ फोर्स। दूसरा क्या आया? बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। बात क्लियर हुई? यहीं से हमारी शुरुआत होती है अब अगले टर्म की। एक पॉइंट और लिख लो, अगर एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है, तो हम उसको पॉजिटिव लेंगे। अभी ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या, जब न्यूमेरिकल कराएंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। तुम अभी याद कर लो कि इसको हम पॉजिटिव लेंगे और क्लॉकवाइज मूवमेंट को हम नेगेटिव लेंगे। क्लियर हुआ? चलो फटाफट नोट करो। अब हम बात करते हैं, तुम खुश हो जाओगे नाम सुन के, कपल के बारे में। आए आए, ऐसा न शर्माओ नालायको, एक ही बात दिमाग में जाती है, बदतमीज कहीं के। 10th में आ गए हो? कपल वो चीज नहीं जो तुम सोच रहे हो। कपल का मतलब ये हुआ कि दो फोर्स, जैसे कि, एक मिनट में आता हूं, ये मेरी बॉटल है, ठीक है, ये मेरी बॉटल है। अब मेरे को इसका ढक्कन खोलना है। भाई ऐसे ऐसे पकड़ेंगे और ऐसे खोलेंगे। तो एक्चुअली में हमने जो फोर्स एक्सर्ट किया, बहुत अच्छे समझिएगा, हमने जो फोर्स एक्सर्ट किया वो थंब का किया। देखो ऐसे पकड़ा और यूं घुमाया। एक्सर्ट किसका फोर्स किया? इस थंब का। यानी हमने जो एक्सटर्नल फोर्स लगाया वो इस थंब का लगाया, और आगे से जो फिंगर थी, मैं उल्टे साइड में जा रहा हूं, मैं इधर से फोर्स लगा रहा हूं। अभी देखो, ये जो फिंगर थी ये ऑटोमेटिक रोटेट कर गई। क्या कर गई? ऑटोमेटिक रोटेट कर गई। यानी कि एक फोर्स हम एक्सर्ट कर रहे हैं, एक फोर्स हम एक्सर्ट कर रहे हैं, दूसरा फोर्स ऑटोमेटिक लग रहा है। जैसे कि मान लो मैंने दरवाजे को धक्का दिया या अपनी तरफ खींचा, मैंने आपसे अपनी तरफ खींचा, तो एक फोर्स तो हमने लगाया, उस साइड से किसी और ने फोर्स लगाया, उसे कहते हैं रिएक्शन फोर्स। जैसे और एग्जांपल ले लो यार, नल खोलते हो सुबह सुबह, टैप ओपन किया, तो एक साइड हमने फोर्स लगाया, दूसरे साइड ऑटोमेटिक फोर्स लग गया। स्टेयरिंग घुमाते हो, स्टेयरिंग घुमाते हो, एक साइड हमने फोर्स लगाया, ऐसे घुमा रहे हैं, इससे हमने फोर्स लगाया, ये ऑटोमेटिक घूम गया। तो दिस फिनोमेना इज नोन एज कपल। यानी कि द पेयर ऑफ
external force and reaction force is known as couple COUPLE। जैसे कि फॉर सपोज सिंपल सा एक ले लेते हैं, स्टेयरिंग ले लेते हैं, स्टेयरिंग ले लेते हैं भैया। ये एक स्टेयरिंग थी ट्रक वाली, ऐसे लगा लो, झुम 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 झुम, और झुम 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 बन के झुम 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 झुम। देखो ऐसे कर लिया। अब यहां से हमने फोर्स लगाया, तो एक फोर्स तो हमने एक्सर्ट किया, ये मेरा एक्सटर्नल फोर्स हो गया, फोर्स एक्सटर्नल वाला, और ये ऑटोमेटिक ऐसे घूम गया, यानी ये रिएक्शन फोर्स हो गया। तो इन दोनों फोर्सेस के बगैर क्या ये बॉडी घूम पाती? नहीं घूम पाती, ये बॉडी घूम नहीं पाती। तो यहां से शुरुआत हो गई कपल की मूवमेंट ऑफ फोर्स। और कपल को जब हम साथ जोड़ेंगे, मूवमेंट ऑफ कपल में लाएंगे, तब न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। सी सॉ की बात कर लेते हैं यार, हम उछलते हैं, हमने एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया, सामने वाला अपने आप ऊपर आ गया। हाँ, यानी फोर्स दो लग रहे हैं, एक एक्सटर्नल फोर्स और एक रिएक्शन फोर्स। चलो नोट करो। हाँ बच्चों, तो अब देखते हैं हम लोग इक्विलिब्रियम है क्या? इक्विलिब्रियम क्या है? क्या हो भाई इक्विलिब्रियम? चलो, इक्विलिब्रियम कंडीशन की अगर हम बात करें, अगर हमारे पास ये वर्ड आता है इक्विलिब्रियम, तो सबसे पहले माइंड में एक बात स्ट्राइक करती है कि ये बॉडी हिल नहीं रही है, अपनी पोजीशन पर टिकी हुई है, कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा। ऐसा नहीं है मेरे बच्चों। इक्विलिब्रियम को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, एक को हमने बोला स्टैटिक इक्विलिब्रियम और एक को हमने बोला डायनामिक इक्विलिब्रियम। एक को हमने बोला स्टैटिक इक्विलिब्रियम और एक को हमने बोला डायनामिक इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो हम पहले बात करेंगे स्टैटिक की। स्टैटिक में क्या होता है? बॉडी हमारी रेस्ट में रहती है। किस में रहती है? रेस्ट पे रहती है। यानी कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम वो कंडीशन हो गई कि हम किसी भी बॉडी में बहुत सारे फोर्स लगा रहे हैं, द बॉडी इज इन रेस्ट व्हाइल वी अप्लाइड द सेवरल फोर्सेस, वो कंडीशन हमारी कहलाती है स्टैटिक इक्विलिब्रियम। जैसे कि मान लो, अरे कितना माने सर, ये एक सरफेस है और इस पर एक बॉक्स रखा हुआ है, ठीक है। एक तरफ से चुन्नू और एक तरफ से मुन्नू फोर्स लगा रहे हैं। मान लिया ये चुन्नू बेटा मुन्नू बेटा के साथ फोर्स लगा रहा है, ये भी F फोर्स लगा रहा है, F1 फोर्स लगा रहा है और ये F2 फोर्स लगा रहा है। अब हुआ क्या? F1 अपनी तरफ खींच रहा है, F2 अपनी तरफ खींच रहा है। बोला मैं जीतूंगा, बोला मैं, वो अपनी तरफ लगाए जा रहे, लेकिन बॉक्स किसी की तरफ भी नहीं जा रहा। तो बाद में इनकी मम्मी आई, बोली यार F1 इज इक्वल टू F2 है बेटा, तुम दोनों का जो फोर्स है वो इक्वल है, और जब फोर्स इक्वल है तो क्या हो रहा है? इक्विलिब्रियम कंडीशन बन जा रही, क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स जो है वो जीरो हो पा रहा है, क्योंकि यहां पर कोई मूवमेंट नहीं हो पा रहा है। ये कंडीशन आती है स्टैटिक की। एक और एग्जांपल समझते हैं। जैसे मान लो फॉर सपोज एक बॉक्स ही ले लेते हैं। अब हम इस तरफ से धक्का दे रहे हैं और आप इस तरफ से धक्का दे रहे हैं। 4 लोग लग गए, इन्होंने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, इन्होंने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, इन्होंने 12 न्यूटन का फोर्स लगाया और इन्होंने 3 न्यूटन का फोर्स लगाया। अब ये उधर तरफ फोर्स लगा रहे हैं, वो इधर तरफ फोर्स लगा रहे हैं। टग ऑफ वॉर खेला है कभी? 4 बंदे उधर 4 बंदे इधर, तुम खींचो हम खींचे, लेकिन रस्सी कहीं नहीं जा रही। क्यों नहीं जा रही? क्योंकि बेटा जो तुम्हारा फोर्स आ रहा है, जो नेट फोर्स आ रहा है, जो रिजल्टेंट फोर्स आ रहा है, वो जीरो हो जा रहा है। और दूसरी बात, एल्जेब्रिक सम ऑफ मूवमेंट ड्यू टू फोर्स, वो भी जीरो हो जा रहा है। ये दो कंडीशंस हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं, पूछी जाती है बोर्ड में, लिख लो। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशंस है। पहली क्या है? नेट रिजल्टेंट फोर्स मस्ट बी जीरो। और दूसरा क्या बोला गया?
दूसरा बोला गया एल्जेब्रिक सम ऑफ मूवमेंट, एल्जेब्रिक सम ऑफ मूवमेंट ऑफ फोर्स, मूवमेंट ऑफ फोर्स ऑल्सो भी जीरो, तब जाकर के हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशन बनेगी, इधर स्टैटिक और डायनामिक। स्टैटिक क्लियर हुआ बेटा? स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या था? ठीक है, जैसे मान लो बुक है, बुक को हमने एक टेबल पर रख दिया, बुक ड्यू टू फोर्स तो नीचे जाना चाह रही है। किसका फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि उसका एक वेट है, W=mg है, ग्रेविटी उसको की तरफ खींच रही है, लेकिन नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऊपर से उसको संभाल रहा है। तो दिस कंडीशन इज नोन एज स्टैटिक इक्विलिब्रियम। और राइट नाउ वी कम टू डायनामिक। डायनामिक, यहां पर बात थोड़ी सी अटकती है और बच्चा भी यहीं अटकता है, और बोर्ड वाले बहुत होशियार है, कहते हम यहीं से क्वेश्चन देंगे। जी हां, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको दिमाग में बैठाना है आपको किसी भी तरीके से, किसी भी तरीके से। क्या एक्सप्लेन कर रहा हूं, पकड़ लियो। इस डायनामिक्स में, डायनामिक इक्विलिब्रियम के 2 नंबर में बहुत बार क्वेश्चंस पूछे गए 2 मार्क्स में, वो भी एप्लीकेशन बेस्ड। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बड़ा सिंपल होता है। पहले तो समझो डायनामिक इक्विलिब्रियम है क्या। जैसे यहां पर स्टैटिक में हम बात कर रहे थे कि रेस्ट में बॉडी है तब इक्विलिब्रियम बन रहा है, यहां पर बॉडी मोशन में है। किसमें है बेटे? मोशन में बॉडी है, फिर इक्विलिब्रियम बन रहा है। अब यहां पर बात फंसी क्या? तुम सबके दिमाग में यह बात जा रही होगी कि सर अगर बॉडी मोशन में है तो इक्विलिब्रियम कैसे हो सकती? भाई बॉडी हमारी अब आगे बढ़ेगी, वेलोसिटी असलरेट करेगी, वेलोसिटी चेंज होगी तो असलरेशन होगा, असलरेशन होगा तो फोर्स होगा, और फोर्स होगा तो रिजल्टेंट जीरो कैसे हो सकता है भाई? लेकिन अगर मैं ये कहूं कि बॉडी ट्रैवल विद आ कांस्टेंट वेलोसिटी, अब बताओ क्या कहोगे? यानी कि U=v। अब जब U=v हो गया तो जो एक्सेलरेशन था वो जीरो हो गया, और जब एक्सेलरेशन जीरो हो गया तो फोर्स भी तो तुम्हारा जीरो हो गया ना भाई। और जब फोर्स जीरो हो गया तो कंडीशन कैसी बन गई? इक्विलिब्रियम कंडीशन बन गई। कैसी कंडीशन बन गई? इक्विलिब्रियम कंडीशन बन गई। गाड़ी जा रही है कांस्टेंट वेलोसिटी से, अब जब एक्सेलरेशन ही नहीं तो फिर काहे का फोर्स यार? इक्विलिब्रियम कंडीशन कैसी बनी? डायनामिक इक्विलिब्रियम कंडीशन बनी। पानी की बूंदें गिर रही, टप 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 टप, बरसो रे मेघा मेघा, पानी गिर रहा है। तो जब पानी गिर रहा है तो ये तो तुमको पता है कि वो कांस्टेंट वेलोसिटी से आता है, कांस्टेंट वेलोसिटी से आ रहा है तो नीचे की तरफ आ रहा है, और वो जो वाटर ड्रॉप्स है उनका कुछ वेट भी है, तो नीचे से कौन बैलेंस कर रहा है? नीचे से एयर बैलेंस कर रही है, अपथ्रस्ट फोर्स बैलेंस कर रहा है, एक फ्रिक्शन लग रहा है, तो जो उसको किसमें ला रहा है? डायनामिक इक्विलिब्रियम कंडीशन में। देख लो क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, रेन ड्रॉप वाला क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, तो सिंपल सा आंसर है यस, दे हैव सर्टेन कांस्टेंट वेलोसिटी, दे हैव सम वेट व्हिच इज बैलेंस्ड बाय buoyant force, friction force due to air. That is why we can say that the raindrop is in dynamic equilibrium condition. जी हां, तो आज का एपिसोड हम करते हैं यहीं पर फिनिश। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग बहुत धुआंधार आइटम लेकर के आने वाले हैं, यानी कि न्यूमेरिकल्स। जी हां, सबसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स लेकर के आने वाले हैं। फिर हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में बात करेंगे, एंड डोंट फॉरगेट टू सी द एपिसोड ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बेटे गारंटी है ऐसा कोई नहीं पढ़ा पाएगा। बहुत ज्यादा बोल दिया, अब बोल दिया तो बोल दिया यार। तब तक के लिए स्टे एट होम, स्टे सेफ, घर पर रहिए, मम्मी पापा का सम्मान करिए, और हमेशा देश हित के लिए सोचिए। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।